संकल्प में आज आपके लिए क्या क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। स्टोरी नंबर 1 आपको क्या दिखाने वाला हूं, यह है आज की पहली खबर। आपको दिखाएंगे फर्जी फील्ड मार्शल का तमगा लेकर घूम रहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर क्या पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में है। चर्चा है कि घर से बाहर तक हर दिन पिट रही पाकिस्तान की फौज के हालात ऐसे हो गए हैं कि मुनीर मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। पूरी डिटेल संकल्प की पहली स्टोरी में आपको दिखाने वाला। आज की दूसरी खबर, दूसरी स्टोरी आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। यह है आज की दूसरी खबर। आपको दिखाएंगे शहबाज मुनीर जिस हालात से बचने के लिए महीनों से दुआएं मांग रहा था, काल का वो दिन आ ही गया। सऊदी और हुती की जंग में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि सांस फूल रही है, दम घुट रहा है। क्या है यह पूरा मामला, संकल्प की दूसरी स्टोरी आपको दिखाने वाला। आज की तीसरी खबर आपके लिए क्या है, स्टोरी नंबर 3 वो देख लेते हैं। आज की तीसरी खबर, अकेला मुजाहिद वाली वो गाइड जिससे चल रही थी गुजरात में जैश के आतंकियों की पढ़ाई, गुजरात एटीएस के हाथ लगे आतंकियों का वो कबूलनामा जिसने जांच एजेंसियों को भी हक्का बक्का कर दिया। संकल्प के अंत में स्पेशल स्टोरी आपको दिखाने वाला है। तो ये 3 खबरें आज संकल्प में आपके लिए हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी फौज की ऐसी कुटाई, मुनीर देश छोड़कर भागेगा। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर अब मुल्क में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। हर जगह उसे जलालत और ठोकरें ही मिल रही हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तानी फौज के लिए कब्रगाह बन गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के मस्तुंग में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़े हमले में 45 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। पहले से ही कई मोर्चे पर गिरे मुनीर के लिए हालात ऐसे हो चले हैं कि उसका पाकिस्तान में टिकना मुश्किल हो। चर्चा है कि अपना सामान पैक कर मुनीर सऊदी का टिकट कटवा रहा। देखिए, पीओजेके में ज्वाला बन रही आजादी की चिंगारी को बुझा भी नहीं पाया था कि पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल के दामन पर बीएलए ने आग लगा दी। बीएलए ने दावा किया कि बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में क्वेटा कराची हाईवे पर खदकुचा के पास पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को ले जा रहे काफिले पर अटैक किया गया। जवानों की गाड़ी ऐसी फूंकी कि फौलाद तक जल गया। मुनीर हक्का बक्का है। आलम यह है कि उसे अपने जवानों की मौत के आंकड़ों में भी हेरा फेरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीएलए के इस हमले में 45 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हैं। खुद पाकिस्तानी पत्रकार दावा कर रहे हैं कि मुनीर की फौज भीतर से इतनी खोखली हो चुकी है कि उनके पास हथियार और गोला बारूद तक नहीं है। दावा यह है कि जिस वक्त बीएलए ने अटैक किया उस वक्त भी पाकिस्तानी फौजियों के पास गोला बारूद नहीं था। यही वजह है कि कैजुअलिटी इतनी ज्यादा है। मुनीर के लिए सिर्फ बीएलए ही सिरदर्द नहीं बना हुआ, सरहदी सूबों के साथ ही कराची और लाहौर जैसे शहरों में भी आवाम मुनीर के खिलाफ और बलूच और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीरियों के समर्थन में खुलकर बोलने लगी है। बलूचिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। बीएलए के दावे पर यकीन करें तो 85% बलूचिस्तान उनके ही कब्जे में है। मुनीर की नंबर 1 आर्मी का कहीं अता पता नहीं है। मुनीर अब अपनी नाक बचाने के लिए ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ रहा है। एक तरफ पीओजेके में मुनीर के खिलाफ खड़ा हुआ जन आंदोलन और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी के लिए हथियार बंद बगावत ने मुनीर की रातों की नींद हराम कर दी है। पूरे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ जिस तेजी से माहौल बदल रहा है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि वो दिन दूर है कि जब आवाम मुनीर को उसकी कुर्सी से नोच फेंकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच जंग में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि हाफ रहा। ये लड़ाई शहबाज और मुनीर के गले की फांस बन गया, क्योंकि जिससे बचने की वो महीनों से कोशिश कर रहा था, अब ना चाहते हुए भी उसे उसमें कूदना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील कर साइन किया था कि हम दोनों जब भी जरूरत पड़ेगी एक साथ लड़ाई लड़ें, जिसके बाद उसके हजारों सैनिक सऊदी अरब में तैनात। अब ऐसी आशंका है कि सऊदी और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है, तो ईरान और अमेरिका के बीच डील कराने में जुटे पाकिस्तान को भी युद्ध में उतरना पड़ सकता है। इसी वजह से शहबाज और मुनीर की रातों की नींद उड़ी। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था। शांति समझौते के बाद से पाकिस्तान इससे जैसे तैसे बच गया, लेकिन अब जंग दोबारा शुरू होने से यही डिफेंस डील उसके गले की फांस बन गया है। ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों के सऊदी अरब पर हमले ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान ने ईरान को कह दिया है कि सऊदी पर हमला उसकी रेड लाइन है।
ऐसे में अगर सऊदी अरब और ईरान आमने सामने आ गए तो मुनीर और शहबाज को पाकिस्तान में मुंह छिपाने की नौबत आ सकती है। ईरान अमेरिका की जंग में शांति दूत का ढिंढोरा पीट रहा पाकिस्तान अब अपने बिरादर मुल्क ईरान को ही आंख दिखा रहा है, जबकि उसे पता है कि ईरान से टकराने का उसे बड़े ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कहां अब तक पाकिस्तान खुद को जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहा था और अब अपने ही फैलाए जाल में फंस गया है, जिससे निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। पाकिस्तानी अवाम भी अब ये बात समझ चुकी है। यही कारण है कि घरेलू मोर्चे पर आंतरिक अशांति और सैन्य कूटनीतिक धर्म संकट पर मुल्क में ही मुनीर को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। मुनीर की फौज इस समय पाकिस्तान में कई मोर्चों पर घिरी है। ऐसे में पाकिस्तान की सीमा पर एक और मोर्चा खुल गया तो मुनीर के लिए मुल्क के हालात को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा और पाकिस्तान की तबाही तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 3 साल की साजिश, अकेला मुजाहिद वाली गाइड, गुजरात में आतंकियों की ऐसी पाठशाला जिसने पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब कर दिया। गुजरात एटीएस ने जैश मॉड्यूल के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए। इनका प्लान देश के 8 शहरों में धमाके की थी। इसके लिए इन्होंने बम बनाने और धमाके की ट्रेनिंग तक ली। साथ ही अपनी साजिश को अंजाम देने से पहले धमाके का मॉक ड्रिल भी किया था। देखिए स्पेशल। आठ बार बनाए बम, 2 बार किए धमाके। आतंक की स्क्रिप्ट रेडी थी, धमाके का प्लॉट भी तैयार था, बड़े धमाकों की प्लानिंग थी, 15 अगस्त से पहले दहलाने की बड़ी तैयारी थी। बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद अयूब भाई सुनसारा उर्फ मोहम्मद खली, शफी रईस मुखी उर्फ शफी छापी, मोहम्मद हसन हनीफ भाई करड़िया उर्फ हसन हैदरपुरी। ये वो 5 नाम है जो सुनने में आम है, लेकिन इनके इरादे बेहद ही खौफनाक थे। एटीएस की जांच में सामने आया कि ये 5 आरोपी पिछले 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। हैंडलर पाकिस्तान में था, डायरेक्शन जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप से मिल रहा था। इंटरनेट के जरिए सीधे निर्देश मिल रहे थे कि भारत में नेटवर्क को कैसे खड़ा करना है, कैसे फैलाना है और कहां हमला करना है। गुजरात एटीएस ने फिलहाल ही 5 आतंकियों को पकड़ा है, वो जो जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्टेड थे। कुछ ही दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले गुजरात से 8 आतंकी पकड़े जा चुके थे, जो 8 जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्टेड थे। और जब उनके 14 दिन के रिमांड मिले और उनसे इंक्वायरी की तो पता चला कि 5 लोग भी और हैं, और जो ये 8 पकड़े जा चुके थे उनमें से 3 लोग ये नए पकड़े जाने वाले 5 लोगों के साथ कनेक्टेड थे और ये सारे एक्सप्लोजिंग एक्टिविटी भी कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन और लोकल मार्केट से काफी केमिकल वगैरह भी खरीदा था और वो अपनी जेब से पैसा निकालकर ये सारी चीजें खरीद कर उनमें से ये एक्सप्लोजिव बना रहे थे और एक्सप्लोजन बना के उनको ब्लास्ट करने का भी इरादा था, जिनके तहत इन लोगों ने अभी तक टोटल 8 बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और 8 बार में से 2 बार ये लोग सक्सेस भी जा चुके थे। और ये सक्सेस होने के बाद अभी इन लोगों का प्लान था कि शायद कोई इनको चांस मिले तो ये ब्लास्ट भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने ये 5 को पकड़ लिया है। पाकिस्तान से मिल रहे निर्देशों के बाद ये आतंकी सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्शन मोड में आ चुके थे। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करीब 8 बार विस्फोटक तैयार करने और आईईडी डेटोनेशन मैकेनिज्म का टेस्ट कर चुके थे। जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मोहम्मद अयूब और अमीन शेरा हैं। आरोप है कि इन्होंने विस्फोट करने के लिए विशेष रसायन और गन पाउडर और दूसरे सामान मंगवाए थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने ग्रामीण इलाकों की पहले रेकी की, पहचान की, सुनसान जगहों पर छोटे छोटे विस्फोट कर अपने नेटवर्क और विस्फोटक क्षमता का परीक्षण भी किया। बताया जाता है कि इन आतंकियों ने स्थानीय सामानों का इस्तेमाल कर एक नॉर्मल टाइम बम भी तैयार किया था। इसी टाइम बम की क्षमता को जांचने के लिए गुजरात के जंगलों और सुनसान जगहों पर बार बार टेस्ट किए। गनीमत रही कि कई बार बम फटा नहीं और इनका मिशन फेल होता रहा। करीब 2 बार इन्हें कामयाबी भी मिली, जिसके बाद ये अपने आकाओं के आदेश का इंतजार कर रहे थे ताकि भारत में किसी बड़े बम धमाके को अंजाम दे सके।
इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। इसमें टाइमिंग से जो फोड़ने वाली मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। साथ साथ में जो वायर की क्वालिटी है इसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। एक्सप्लोसिव को भरने के लिए किस तरह की पाइप्स यूज की जाए, उन पाइप का मैकेनिज्म को वेल्डिंग करवा करके तैयार करना, ये सब ये काम कर रहे थे। इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर लगभग 8 बार मिलजुल करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। प्रैक्टिकली ये लोग एक्सप्लोसिव में एक्सपर्टी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ आरोपी गुजरात के कई मदरसों में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। एटीएस के मुताबिक ये संदिग्ध आतंकी धार्मिक बैठकों में कट्टरपंथी विचारधारा पर चर्चा करते थे। दूसरे छात्रों को भी अपने नापाक इरादों से जोड़ने की कोशिश करते थे। जांच में ये भी दावा किया गया कि 3 अलग अलग मौकों पर इन आतंकियों ने कट्टर विचारधारा से जुड़ने का प्रोग्राम चलाया। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार 8 आरोपियों की पूछताछ और डिजिटल जांच के दौरान जैश के झंडे, आतंकी मसूद अजहर की किताबें, उसे लिखे गए पत्र और कथित टेरर फंडिंग से जुड़े करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तान से जुड़े कई डिजिटल संपर्क भी सामने आए हैं। जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश-ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। सवाल है कि आखिर जैश-ए-मोहम्मद अचानक गुजरात में इतना बड़ा नेटवर्क क्यों खड़ा कर रहा है। इसके पीछे खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी इनसाइड थ्योरी हाथ लगी है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को तबाह बर्बाद कर दिया था। इसी बड़ी चोट से बौखलाया जैश खुद को दोबारा संगठित करने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि पहले पकड़े गए 8 आतंकियों में से एक आरोपी, जिसका नाम अमीन है, उसने नए 5 आरोपियों को जैश से जुड़ा कट्टरपंथी साहित्य और विस्फोटक बनाने की सामग्री सप्लाई की थी। यानी एक ऐसा चेन नेटवर्क था जो बेहद खामोशी से पूरे गुजरात में पैर पसार रहा था। हमको ये पता चला कि जो अमीन शेरा करके जो एक्यूज था, जो 8 आरोपी में था, उनके थ्रू हमको एक और ब्रांचिंग आउट मिला था इस केस में कि एक और ग्रुप है जो अमीन शेरा का से जुड़ा हुआ था, जो बेसिकली लास्ट अराउंड 2.5-3 ईयर से एक्सट्रीमली सेल्फ रेडिकलाइज्ड और सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे, जो जिहाद कैसे करें अकेले उसके ऊपर फोकस थे। इस दौरान उनको बहुत सारे लिटरेचर मिला, उनको पढ़ रहे थे, तो सेल्फ रेडिकलाइज होते हुए उनको पास एक बुक मिला जिसका नाम है अकेले मुजाहिद जिहाद कैसे करें, जिसके अंदर बहुत एक्सप्लिसिटली ये मेंशन था कि एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाना है। उसको देख के ये लोग जब जरूरत पड़े तब जिहाद करने के लिए ये लोग पहले से ही प्रोएक्टिवली रेडी होने के लिए तैयार कर रहे थे। उसके अंदर ये लोगों को इकट्ठा करके सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एज वेल एज लोकल मार्केट से अलग अलग जो बेसिक गन पाउडर तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारा प्रोक्योर करना किया। उनके जो खुद के पैसे से उसको इकट्ठा करके एक्सप्लोजिव्स अलग अलग मैकेनिज्म यूज करके एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाने और बनाने के लिए तरीका ढूंढ के फिर बनाना शुरू भी कर दिया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ आरोपी गुजरात के विभिन्न मदरसों में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। एटीएस का आरोप है कि ये संदिग्ध आतंकी धार्मिक बैठकों में कट्टरपंथी विचारधारा पर चर्चा करते थे और दूसरे छात्रों को भी इससे जोड़ने की कोशिश करते थे। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है और जमीयत उल उलूम मदरसा गढ़ा से पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में भी पढ़ा हुआ है और अभी ये फिर से जामिया अबू हसन मदरसा खड़ियासन में फिर से पाया गया है। मोहम्मद अयूब सुनसरा
और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया है, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इनको हमने अभी दारुल उलूम माटली वाला भरूच से पकड़ा है। सफ़ी रईस मुखी जो है वो वडगाम बनासकाठा का है और उसको दाबेल मदरसा नवसारी से लिया गया है। इस प्रक्रिया के दरमियान जो लोकल जिला पुलिस है उनकी मदद ली गई है और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। एटीएस ने इन 5 संदिग्ध आतंकियों को अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता और देश की सुरक्षा को देखते हुए सभी 5 आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की पुलिस रिमांड में भेज दिया। एटीएस को अभी इनके पास से विस्फोटक सामग्री, गन पाउडर और वो उर्दू साहित्य बरामद करना है, जिसके जरिए ये युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। साथ ही एटीएस अब इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि इन्हें विस्फोटक खरीदने के लिए फंडिंग कहां से मिल रही थी। क्या गुजरात में इनके कुछ स्लीपर सेल एक्टिव हैं? 24 जुलाई तक होने वाली इस कड़ी पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।